फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये मेरे एक व्यूअर की डिमांड पर मैं आप सभी लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, या हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है इसे समझने में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन कौन सी तकनीक है, किसमें काम में आती है और इस तकनीक के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम देखते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले आप देखिए इन सिटू। इन सिटू ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन लोकेशन और इनसाइड द सेल और टिश्यूज। मीन्स हम जब भी किसी तकनीक का यूज कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन जब उसकी लोकेशन को चेंज करके नहीं करें, या जो वो चीज है जहां उपस्थित है उसी के हिसाब से हम जब रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन सिटू वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड और आपने सुना होगा, इन विट्रो। जब हम किसी पात्र के अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं, पात्र के अंदर कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए इन विट्रो वर्ड यूज करते हैं। और जब हम उसकी लोकेशन चेंज नहीं करते, यानी कि जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट है वहीं पर हम उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इन सिटू वर्ड यूज करते हैं। दूसरा जो वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, इसका मीनिंग है स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रोब, यानी कि प्रोब की विशेष रूप से बंधे करने की स्थिति। अब आप ये सोचेंगे कि प्रोब वर्ड क्या है। प्रोब वर्ड जो है इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो टेक्निक है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये टेक्निक न्यूक्लिक एसिड्स के साथ में की जाती है। न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो है डीएनए और आरएनए। तो जिन सीक्वेंसेस के साथ हम इस प्रयोग को करते हैं, इस तकनीक को करते हैं, या जिन टुकड़ों के साथ में, जैसे डीएनए के टुकड़े या आरएनए के टुकड़े, उनका जब हम यूज करते हैं इस तकनीक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, संकरण कराने के लिए, तो उन टुकड़ों को हम प्रोब कहते हैं। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मैरी लोपेट एंड जोसेफ जी गॉल के द्वारा खोजी गई थी, और ये जो तकनीक है वो आणविकी की एक तकनीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक तकनीक है। इस तकनीक का जो यूज किया जाता है उसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें संपूरकता पाई जाती है, या कॉम्प्लीमेंट्री का नेचर उनका होता है, और उनमें डी नेचर होने का गुण पाया जाता है। जैसे कि अगर आप एक डीएनए को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तो उसकी बाइंडिंग खुल जाती है, और जब उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ठंडा किया जाता है तो वापस वो बाइंड हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक डीएनए है, जब आप इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे कूल करेंगे तो इसके जो संपूरक सूत्र होंगे वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस तरीके से। इस संपूरकता को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये डीएनए का एक सूत्र है जो 5 एंड से 3 एंड पर उपस्थित है, और यहाँ पर ए, टी, सी और जी 4 क्रम उपस्थित है। ए यानी एडेनिन, टी यानी थायमिन, सी यानी साइटोसिन एंड जी यानी ग्वानिन। तो जो संपूरकता होती है वो ये होती है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ पेयर होता है डीएनए की कंडीशन में। अगर आरएनए है तो एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ में। तो जो भी सूत्र के ऊपर क्षार क्रम उपस्थित है, हमेशा उसका संपूरक क्षार क्रम आकर के वहां पर जुड़ जाता है। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम इस तकनीक को करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में जान सकें, स्पेसिफिक आरएनए के बारे में जान सकें, या स्पेसिफिक डीएनए के बारे में जान सकें। क्योंकि ये जो तकनीक है इसमें हम ना तो सेल को चेंज कर रहे हैं, ना तो उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ना क्रोमोसोम की लोकेशन चेंज कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी लोकेशन पर ही हो रहा है। तो ये जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तकनीक में हम प्रॉप्स का यूज करते हैं, तो वो जो प्रॉप्स है, मान लीजिए उसको हमने एक सेल के अंदर इंसर्ट कराया, और सेल में इंसर्ट कराने के बाद वो प्रॉप जो है वो हाइब्रिडाइज हो गया, उसमें उपस्थित
डीएनए के साथ में जिसका कि वो संपूरक है। लेकिन हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि जब हम उसे चेक करेंगे कि वो प्रोब कहाँ जाकर के जुड़ा है, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो इस टेक्निक के अंदर जो cDNA हम यूज कर रहे हैं, संपूरक डीएनए जो हम यूज कर रहे हैं, वो डीएनए हमेशा लेबल होता है, यानी कि हम उसके साथ में कोई ऐसी लेबलिंग कर देते हैं कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये लेबलिंग किस चीज की होती है? ये जो टेक्निक है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर या तो उस cDNA के ऊपर फ्लोरेसेंट डाई लगा दी जाती है। फ्लोरेसेंट डाई जो है, फ्लोरेसेंट का मतलब ही होता है चमकना। तो ये जब डाई हम उस cDNA के साथ में अटैच करते हैं, तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उस प्रोब को या उस संकरण को पहचानना हमारे लिए आसान होगा। या फिर हम रेडियो एक्टिव लेबल्स का यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल्स जो हैं उन्हें भी पहचानना माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत ही इजी होता है। तो हमेशा इस तकनीक के अंदर जो भी प्रोब हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो cDNA है, चाहे वो mRNA है, उस प्रोब का जो हम यूज करेंगे वो प्रोब हमेशा ही लेबल्ड होगा। लेबल के साथ ही हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। 1970 में cDNA प्रोब्स को लेबल करने के लिए मेनली हम 3H या ट्राइटियम एंड 125I या आयोडीन का एक रेडियो आइसोटोप था, उसका हम नॉर्मली यूज करते थे cDNA प्रोब को लेबल करने के लिए। और जब प्रोब उससे लेबल हो जाता था, संकरण प्रोसेस हो जाती थी, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो प्रोब कहाँ पर अटैच किया है, हम ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज करते थे। ये ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक जो है वो एक फोटोग्राफिक इमल्सन को ही आइडेंटिफाई कर सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि इस पर्टिकुलर सेल की फोटोग्राफिक इमल्सन लिया जाता था और इस इमल्सन को स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देते थे। जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होती है उस पर लगा दिया जाता था, और जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसकी स्टडी करते थे तो उससे डीएनए प्रोब के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी वो हमें मिल जाती थी। लेकिन ये जो टेक्निक यूज की जा रही थी या जो रेडियो एक्टिव लेबल यूज किए जा रहे थे उसकी इतनी क्लियरिटी नहीं थी, हमें क्लियरली पता नहीं चल पा रहा था जो हमें जानना था। 1970 में जो रेडियो एक्टिव लेबल्स हम यूज कर रहे थे उनकी क्लियरिटी ज्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से 1980 में उन रेडियो एक्टिव लेबल्स को रिप्लेस कर दिया गया। उन्हें रिप्लेस किया गया बायोटीन तथा डाइजोजिनेनिन द्वारा। ये जो दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों मटेरियल जो हैं, दोनों लेबल्स जो हैं वो नॉन रेडियो आइसोटॉपिक हैं। जब बायोटीन और डाइजोजिनेनिन का हमने यूज किया तो इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो प्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम इन दोनों मटेरियल का यूज करते हैं तो हमेशा हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें फ्लूरोकॉम्स की जरूरत होती है। फ्लूरोकॉम्स जो है वो ऐसे चमकने वाले पदार्थ होते हैं जो जाकर के इन मटेरियल से अटैच हो जाते हैं, और जब इनसे वो अटैच हो जाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। तो फ्लोरोक्रोम जो है वो बहुत ज्यादा चमकते हैं। तो बायोटीन के लिए मेनली एंटीबायोटीन एंड डाइजोजिनेनिन के लिए एंटी डाइजोजिनेनिन का यूज किया जाता है। ये जाकर के जब इनके साथ में अटैच हो जाते हैं तो एक अपनी एमिशन छोड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक अपनी चमक छोड़ते हैं। तो जब हम उसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उस चमक के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि वो प्रोब जो है वो कहाँ जाकर के जुड़ा है। जब हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में फ्लोरेसेंस या फ्लोरोकॉम का यूज करते हैं तो उस टाइम हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन को FISH कहते हैं। FISH मीन्स फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर फ्लोरोकॉम का यूज किया जाता है। तो मेनली 3 प्रकार की फ्लोरोकॉम हैं जो इस टेक्निक के लिए यूज किए जाते हैं। वो है FITC यानी कि फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट, TRITC means tetramethyl rhodamine isothiocyanate, and third one is AMCA, aminomethyl coumarin acetic acid। इन फ्लोरोकॉम का जब हम यूज करते हैं तो इन्हें जब हम यूवी लाइट के नीचे से गुजारते हैं तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर एमिट होते हैं या चमकते हैं, जिसे हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के नीचे इजीली पहचान पाते हैं। अगर हम 5 से ज्यादा फ्लोरोक्रोम का एक साथ यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इसे MFISH कहेंगे, यानी कि मल्टी कलर फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन तकनीक जो है वो कुछ टारगेट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है या कुछ टारगेट्स के ऊपर काम करती है। वो टारगेट हैं
आरएनए विद इन सेल, यानी कि सेल में जो आरएनए उपस्थित होता है उनके ऊपर, या डीएनए इन मेटाफेज क्रोमोसोम और इंटरफेज न्यूक्लियाई। मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए उपस्थित है उसके ऊपर, या फिर इंटरफेज में जो न्यूक्लियाई है, इंटरफेज का जो केंद्रक है वहां पर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके ऊपर ये टेक्निक जो है वो अपनी प्रोब को टारगेट करती है। अब ये जो टेक्निक्स है वो किन किन रिसर्च के अंदर यूज की जाती है वो है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मेनली इन रिसर्च एरिया के अंदर काम करता है, क्योंकि हम यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं, जीन्स की बात कर रहे हैं और डीएनए की बात कर रहे हैं। तो क्लिनिकल साइटोजेनेटिक्स के अंदर आईएसएच का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जीन मैपिंग में, यानी कि जीन का एक पूरा मैप बनाने में हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ट्यूमर बायोलॉजी, यानी कि हम इसे कैंसर बायोलॉजी भी कह सकते हैं। कैंसर का कॉज क्या है, किस डीएनए के कारण कैंसर हो रहा है, उसको हम आईएसएच के थ्रू जान सकते हैं। क्रोमोसोम इवोल्यूशन स्टडीज, जो गुणसूत्र हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ, ऑरिजिन कैसे हुआ, उन स्टडीज के लिए हम आईएसएच का यूज कर सकते हैं। एंड ड्रग टेस्टिंग, यानी कि जो दवाएं हमारे रिसर्चर बना रहे हैं उन दवाओं का क्या इफेक्ट होगा उसके अंदर हम आईएसएच को यूज कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्चर जो भी ड्रग बनाता है वो पर्टिकुलर किसी डीएनए पे या क्रोमोसोम पर जाकर के अफेक्ट करती है, उसमें मॉडिफिकेशन करती है और उसका जो रिजल्ट आता है उससे हम उस पर्टिकुलर डिजीज से क्योर हो जाते हैं। तो आईएसएच वैसे भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, तो ड्रग जो रिसर्च होती है उसके अंदर हम इजीली इसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ प्रकार के प्रॉप्स हैं जिनको हम आईएसएच के अंदर यूज करते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स की प्रॉप्स को हम आईएसएच में यूज करते हैं। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो प्रॉप्स हम यूज करते हैं उनमें से पहले नंबर का प्रॉप है डीएस डीएनए, यानी कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, द्विकुंडलित डीएनए को एज ए प्रॉब यूज कर सकते हैं। तो ये जो द्विकुंडलित डीएनए को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, यानी कि उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है जिसकी वजह से हमें उनको यूज नहीं करना चाहिए। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये फायदे हैं डीएस डीएनए को यूज करने में, ये बहुत ही स्टेबल होता है, स्थायी होता है, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और आरएनए का प्रतिरोधी होता है। आरएनए एक एंजाइम है उसका प्रतिरोधी होता है। ये तो हुई एडवांटेज या फायदों की बात। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज ये है कि ये सेल्फ हाइब्रिडाइज हो सकता है, यानी कि स्व संकरण करने की इसमें क्षमता पाई जाती है, क्योंकि क्या है ये द्विकुंडलित है, 2 सूत्र यहाँ पर उपस्थित है। तो ये कई बार क्या होता है कि जब इसे हम प्रॉप के रूप में यूज करते हैं तो डीनेचर करने के बाद, यानी कि इसकी कुंडलन को खोलने के बाद में जब कूल किया जाता है तो उस कंडीशन में ये खुद के ही सूत्र से जाकर के वापस से संकरित हो जाता है और जिस यूज के लिए हमने उसको यहाँ पर रखा है वो काम नहीं हो पाता। दूसरा है लेस सेंसिटिव, यानी क्योंकि ये द्विकुंडलित है इसलिए ये उस पर्टिकुलर दूसरे डीएनए के साथ जुड़ने में लेस सेंसिटिव होता है और हमेशा संकरण के लिए इसे डीनेचर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इसको हम प्रॉप के रूप में तो यूज कर लेंगे लेकिन जब हमें संकरण करवाना है तो उससे पहले इसके द्विकुंडलन का खुलना बहुत ही जरूरी है। आईएसएच में यूज होने वाला दूसरे टाइप का प्रॉब है एसएस डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक कुंडलित डीएनए। इसको हम प्रॉप के रूप में यूज करते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये स्थायी होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी कि जब हम एक कुंडलित डीएनए की बात कर रहे हैं ए टी सी जी, इनमें जो क्षार क्रम लगे हुए होते हैं ये क्षार क्रम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, यानी कि हम पर्टिकुलर जिसके साथ हमें इसे संकलित कराना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हमें काम करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक कुंडलित है। नो सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये एक ही सूत्र है तो सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन इनमें नहीं पाया जाता, स्व संकरण इनमें नहीं पाया जाता। और बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन, जिस टिश्यू के अंदर हमें इनको यूज करना है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उनमें टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज तो नहीं है लेकिन इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। पहला, ये जब हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा समय लेती है
और दूसरा एक्सपेंसिव। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आईएसएच में यूज होने वाला तीसरे प्रकार का जो प्रोब है वो है आरएनए प्रोब्स। यहाँ पे हम आरएनए का यूज करते हैं और आरएनए का जो फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर जो आर है इसी वजह से हम इन्हें राइबो प्रोब्स भी कहते हैं। इनके जो एडवांटेज हैं वो ये है कि इनमें हायर थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें टिश्यू का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत अधिक स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आरएनएज एंजाइम के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। आरएनएज एंजाइम क्या है और आईएसएच में इसका यूज कैसे होता है इसको हम आगे देखेंगे। आईएसएच में यूज होने वाला चौथे प्रकार का जो प्रोब है उसके लिए हम सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते हैं। सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो हैं जिन्हें हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, जो सीक्वेंस में चाहिए उन्हें हम नाइट्रोजनिक क्षार क्रम का यूज करके जब कृत्रिम रूप से बना सकते हैं तो हम उन्हें सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से ये बहुत ही इजीली हमें मिल जाता है, स्थायी होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इस पे काम करना बहुत आसान होता है, बहुत अधिक स्पेसिफिक होता है उस सीक्वेंस के प्रति जिससे जाकर के इसको संकरित होना है। आरएनएज एंजाइम के प्रति ये प्रतिरोधी होता है और इसमें टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। एज सच इसका कोई डिसएडवांटेज हमें नहीं अभी तक पता है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है। नॉर्मली इन चार प्रकार के प्रोब्स को हम आईएसएच में यूज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर डीएनए के बारे में जान सकें जिसमें हमें इंटरेस्ट है या जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है। आईएसएच में किस किस तरह के लेबल्स हम यूज करते हैं एक बार दोबारा से उनको रिकॉल कर लेते हैं। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रकार के लेबल्स को हम यूज करते हैं। एक होते हैं रेडियो एक्टिव टाइप के और दूसरे होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव टाइप के। रेडियो एक्टिव में नॉर्मली यूज होने वाले ट्राइपियम, सल्फर का समस्थानिक 35S और फास्फोरस का समस्थानिक 32P का हम यूज करते हैं, जबकि नॉन रेडियो एक्टिव में हम बायोटीन और डाइजोजिनेमिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तो था आईएसएच के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें किस किस तरह के लेबल्स का हम यूज करते हैं, किन किन प्रकार की प्रोब्स का हम यूज करते हैं। तो इस जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आईएसएच के लिए किस किस तरह के स्टेप्स का यूज किया जाता है या इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स यूज किए जाते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन जाना और हिस्ट्री जानी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाकर आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को इजीली प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान।